हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में रेलवे मैन विकास में। आज गाइस हम लोग चालू करने वाले हैं भूगोल, और भूगोल में सीखने वाले हैं इसका पहला ही चैप्टर एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। इसमें हम जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है, आकाशगंगा क्या होते हैं, तारा क्या होता है, सूर्य क्या होता है, कैसे ब्रह्मांड के बाद तारे ये सब निर्माण हुआ, तारे का जीवन चक्र क्या होता है, पूरी डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, फिर सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आराम से वीडियो देखते रहिए, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए चालू स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये भूगोल होता क्या है। ज्योग्राफी जो शब्द है, इस थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं। ज्योग्राफी के मतलब होता है जियो प्लस ग्राफिया। इसका मतलब होता है कि पृथ्वी का वर्णन करना। यह एक प्रकार का समझिए कि ये ग्रीक शब्द है। ठीक है, ज्योग्राफी का पूछ देगा पिता किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा एरेस्थेनीज को। और पूछ देगा कि मॉडर्न ज्योग्राफी का पिता किसे कहते हैं, तो रिटर तथा हम्बल को। ठीक है, इसके बाद हम समझने वाले हैं कि जो ये भूगोल होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो भूगोल को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राकृतिक भूगोल और दूसरा होता है मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल को ही भौतिक भूगोल कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक भूगोल का मतलब होता है कि प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन, जैसे खगोल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, और भी आ जाएगा समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल। ठीक है, अब खगोल विज्ञान में एस्ट्रोनॉमी में किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा, तो आकाशीय पिंड का अध्ययन, जैसे तारा, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, इस सब का अध्ययन होगा खगोलीय विज्ञान में। भू आकृति विज्ञान में मतलब समझिए भूमि का आकृति के बारे में। तो भूमि की आकृति में मतलब समझिए पर्वत, पहाड़, भूमि कहीं कहीं जो पृथ्वी है कहीं ऊंची है, कहीं समुद्र है, कहीं गड्ढा है, तो इस सब का अध्ययन पर्वत, पहाड़, पठार, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन भू आकृतिक विज्ञान में किया जाता है। जलवायु विज्ञान का मतलब हो गया जहाँ जल तथा वायु का अध्ययन हो, जैसे जल तथा वायु, जहाँ जल होगा वायु होगा वहाँ तो टेम्परेचर निश्चित है कि अलग अलग होगा, तो टेम्परेचर का अध्ययन इसमें किया जाएगा। मौसम का अध्ययन किया जाएगा, जैसे पृथ्वी के जो हो गया उत्तरी गोलार्ध में कहाँ टेम्परेचर कम होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, विश्व पर कम होता है, ज़्यादा होता है, इसके बारे में अध्ययन इसमें किया जाएगा जलवायु विज्ञान। वायुदाब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद समुद्र विज्ञान हो गया। समुद्र विज्ञान मतलब इसमें लवणता के बारे में इसका अध्ययन, समुद्र की लवणता किसी की ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, सबसे खारा झील, ये सब लवणता के बारे में अध्ययन समुद्र विज्ञान होगा। जलधारा के बारे में अध्ययन। जैव भूगोल में पादप जंतु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले पहला ही टॉपिक खगोल विज्ञान के बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। खगोल विज्ञान में सबसे पहले ये ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड है क्या। तो आपको कोई पूछे एक लाइन में ब्रह्मांड क्या है, तो आप बताइएगा आकाशगंगाओं का समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। अब आगे पढ़ने को मिलेगा आकाशगंगा क्या है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, आगे आप बने रहिएगा वीडियो में, सारी चीज़ें ध्यान से समझते जाएंगे। तो आप समझिए इसके बाद कि रेड शिफ्ट की घटना किसको कहते हैं। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना केवल ध्यान दीजिए, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि आकाशगंगा पढ़ाने से पहले ये सब बतानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रेड शिफ्ट की घटना क्या है, तो आप समझिएगा कि एक हबल नामक वैज्ञानिक थे, हबल टेलीस्कोप नाम भी सुने होंगे। तो हबल नामक वैज्ञानिक ने एक बार ऐसा देखा कि जैसे कोई भी, जैसे मान लो अपने वो टेलीस्कोप से देखा कि कोई भी अगर पिंड है तो वो दूर जा रहा है तो वो काफ़ी लाल में परिवर्तित होते जा रहा है, काफ़ी लाल में परिवर्तित होते जा रहा है। ठीक है, ये फिगर थोड़ा सा ऐसे बनेगा, कोई भी चीज़ दूर जाती है तो छोटी होती है, इसको ऐसे मत समझिएगा। जैसे मानिए पहले बड़ा था, इसको हटा देते हैं एक मिनट। मानिए सबसे पहले कोई बड़ा चीज़ था, फिर जाएगा तो ये छोटा, इसके बाद इससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा। समझिए ये हबल नामक वैज्ञानिक अपने टेलीस्कोप से देखे तो उनको पता लगा कि कोई भी चीज़ अगर दूर जा रही है तो वो छोटे होते जा रही है और लाल रंग में परिवर्तित होती जा रही है। इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट की घटना। ठीक है, और देखिए ब्लू शिफ्ट की घटना ऐसे ये होती है कि जब कोई वस्तु नज़दीक आती है तो वो ब्लू रंग में परिवर्तित होने लगती हैं, इसे ही ब्लू शिफ्ट की घटना कहते हैं। देखिए सबसे पहले दूर होगी तो लाल होगी, नज़दीक आते आएगी ब्लू में हो जाएगी, इसी को कहा जाता है ब्लू शिफ्ट की घटना। यहाँ तक समझ में आ गई आपको। अब आगे समझिएगा टी सिंगुलर पॉइंट होता क्या है। तो ये समझिए कि हबल नामक जो वैज्ञानिक थे वो बताए कि जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है। क्या हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। तो इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जाता है कि शुरुआत में तो एक पॉइंट होगा छोटा सा, शुरुआत में तो एक पॉइंट होगा, उसी को कहा जाता है टी सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, इसके बाद समझिए कि बिग बैंग जो थ्योरी है वो क्या है। तो जॉर्ज लेमेंटियर नामक खगोलज्ञ थे, वहीं बिग बैंग थ्योरी को दिए थे। ठीक है, उन्होंने बताया था कि महाविस्फोट के बाद जो ऊर्जा निकलती है ना उसे ही कॉस्मिक किरण कहते हैं। जैसे महाविस्फोट जब हुआ था, महाविस्फोट क्या है आगे समझ लेंगे बढ़िया से, जब हुआ था इसके बाद जो ऊर्जा निकली थी ना इसी को क्या कहा जाता है, कॉस्मिक ईयर। ठीक है, इसके बाद आइए समझते हैं स्टार के बारे में, तारे का निर्माण कैसे हुआ, इसके जीवन चक्र के बारे में सारी चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले आप इसको हटाते हैं भाई, हटाओ इसको। तो जो तारा होते हैं, तारा आपका ये आकाशीय पिंड है, एक होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। तो आप समझिए घूर्णन का मतलब होता है कि अपने ही अक्ष पर चारों तरफ घूमना। ऐसे जैसे पृथ्वी घूमती है, घूर्णन के कारण यहाँ पर समझिए कि दिन और रात होता है। ठीक है, पृथ्वी 24 घंटा में एक घूर्णन पूरा कर लेती है। परिक्रमण मतलब होता है कि ये जैसे तारे का परिक्रमण का मतलब होगा कि आकाशगंगा जो है ना, आकाशगंगा के केंद्र को ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के चारों तरफ जो है तारे परिक्रमा करते हैं। ठीक है, याद रखिए आकाशगंगा के केंद्र को ब्लैक होल कहते हैं, ब्लैक होल के चारों तरफ तारे जो होते हैं वो परिक्रमा करते हैं।
अभी नए नए थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं, इस वजह से पता नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ कौन सा बटन है। ठीक है, शुरुआत किए हैं, थोड़े दिन बाद सीख जाएंगे सारी चीज़। इसके बाद समझिए कि ये तारे यदि घूर्णन नहीं करेंगे तो वो स्वयं स्थिर नहीं रह पाएंगे, वो दूसरे पिन से टकरा जाएंगे और तारों का विनाश हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। जिस तरह ये लट्टू होता है, लट्टू को आप देखे होंगे, अगर ये घूमेगा नहीं तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा, इसको खड़ा रहने के लिए घूमना जरूरी है। तो उसी तरह तारे का घूर्णन करना जरूरी है ताकि वो आसमान में टिके रह सके। नहीं अगर घूर्णन करेगा तो ये समझिए कि दूसरे पिन से टकरा जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद समझते हैं कि ये आकाशगंगा के बारे में समझिए। आकाशगंगा का जो केंद्र होता है उसको ब्लैक होल कहते हैं। आकाशगंगा, हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं? मिल्की वे में, याद रखिएगा। आगे बढ़िया से आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे, अभी एक ऐसे ही पॉइंट याद रख लीजिए। हम लोग मिल्की वे मतलब दूध मेखला आकाशगंगा में रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेती है। इसे ही सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड वर्ष किसको कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष उसको कहते हैं कि जैसे अभी हम आपको समझाएं, ये जो आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा के जो केंद्र होता है उसको ब्लैक होल कहते हैं। ठीक, इस ब्लैक होल के चारों तरफ जो होता है ये सूर्य चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसी चारों तरफ चक्कर लगाने में लगता है सूरज को 20 से 25 करोड़ साल। ठीक है, 20 से 25 करोड़ साल इसी के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगता है। इसी को कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष, मतलब कॉस्मिक ईयर। ठीक है, इसके बाद आइए समझते हैं कि महाविस्फोट तारों का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो था वो टी पॉइंट उसको कहते हैं, टी सिंगुलर पॉइंट। तो टी पॉइंट होगा तो मान लीजिए टी पॉइंट में इसके जैसे इसमें नाभिकीय संलयन के कारण मान लीजिए इसमें विस्फोट हुआ होगा, तो इससे क्या निकले गैस और धूल कर पूरे, जैसे मान लीजिए ब्रह्मांड में तो हम लोग सारे चीज़ स्थित है, सारा आकाशीय पिंड, तो यहाँ विस्फोट हुआ होगा तो सारे ब्रह्मांड में तो फैल गए होंगे धूल कण, सारे ब्रह्मांड में धूल कण फैल गए होंगे ना। तो इस धूल कण के जो बादल था इसी को कहा जाता है, धूल कण के यहाँ ले लेते हैं, ये मारकर, ये वाली चाहिए कलर भाई। धूल कण के जो बादल थे इसी को क्या कहा जाता है? धूल कण के जितना बादल थे ना इसी को कहा जाता है निहारिका, नेबुला। ठीक है, ये निहारिका जो थी, आगे इस निहारिका में गुरुत्वाकर्षण हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें संकुंचन हुआ, संकुंचन के कारण यही निहारिका आपका, ये निहारिका जो थी काफ़ी छोटे आकार में बदल गई। ठीक है ना, तो छोट हो जाने के कारण इसमें सारे पार्टिकल्स जो थे, इसमें कण थे, सब एक दूसरे से टकराने लगे। सब एक दूसरे से टकराने के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई। ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इसमें क्या हुआ कि ये प्रोटो स्टार का रूप ले लिया। प्रोटो स्टार मतलब, प्रोटो स्टार समझिए, प्रोटो तारा। ठीक है, छोटे से आकार का तारा ले लिया। इसके बाद यहीं जो प्रोटो स्टार थे, बड़े स्टार में इसका जन्म हो गया। जैसे सूरज ये सब पढ़ रहे हैं तो बड़ा सा स्टार में इसका जन्म हो गया आगे चल के। इसी का थ्योरी ये सब लिखा गया है स्टेप 1 में, देखिएगा। महाविस्फोट के पश्चात गैस एवं धूलकण के बादल का निर्माण हुआ, जिसे निहारिका कहा गया। निहारिका गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचन की क्रिया संपन्न हुई। गैस के आपस में घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हुआ, जो समझाएं वही बात है। दूसरा स्टेप में संकुचन के कारण ऊष्मा की उत्पत्ति से प्रोटो स्टार का जन्म हुआ। तीसरा स्टेप में एक निश्चित तापमान के पश्चात, अच्छा ये बात तो नहीं बताएं, एक निश्चित तापमान के पश्चात हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम के नाभिक में परिवर्तित होने लगे, अर्थात नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हुई। यहाँ से इसको आप समझना चाहिएगा। तो जो यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो हीलियम का निर्माण हुआ है हाइड्रोजन से ही हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन आपस में, तो यहीं मिल के हीलियम बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज़ मतलब ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन पर, अगर हाइड्रोजन की एक होता है परमाणु संख्या तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर मिलता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन मिल के ही हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद समझिए चौथा स्टेप में नाभिकीय संलयन के कारण विशाल मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति हुई, परिणाम स्वरूप प्रोटो स्टार तारे में परिवर्तित हो गए। और भी कुछ पॉइंट है उसको याद कर लीजिएगा। जैसे गैस धूल कण के बादल को निहारिका कहा जाता है, नेबुला कहा जाता है। तारों के ऊर्जा का मूल स्रोत हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही हीलियम में परिवर्तित होता है। यही दोनों जो मिलके पूरा बनाते हैं। जैसे सूरज का आप पढ़े होंगे कि जानते होंगे, सूरज में जो हाइड्रोजन है वो 3 भाग है, हीलियम जो है 1 भाग है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन ही सूरज में जल रहा है तो ही सूरज अभी ऊर्जा दे रहा है, अभी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया उसमें जारी है, इसीलिए हम लोग को ऊष्मा मिल पाती है। ये ऊष्मा ज़्यादा दिन तक नहीं मिलेगी, आधे समय तक मिल गया है और आधा समय बाकी है। यदि तारे में न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया हो जाती है तो तारों की ऊर्जा की आपूर्ति बंद हो जाती है, मतलब नहीं होती है, तो यहाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर नाभिकीय संलयन इसमें नहीं होगा तो समझिए कि ऊर्जा इससे नहीं मिलेगा। नाभिकीय संलयन होता है तो ही ऊर्जा मिलता है हम लोग को, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है हीलियम में दोनों परिवर्तित हो जाता है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है तभी ऊर्जा मिल पाती है। तो तारे का ये जीवन चक्र है, बढ़िया से इसको समझ लीजिए। यहाँ फिगर से समझा दे रहे हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए, सबसे पहले जो तारे जो होते हैं वो एक होते हैं सामान्य तारे, एक होता है विशाल तारा। ये समझिए, सामान्य तारे जो होते हैं इसमें हाइड्रोजन जब जलता है तो सबसे पहले आप समझिएगा तारा कोई होगा तो एक सामान्य तारा होगा, एक विशाल तारा होगा। इसको मान सकते हैं आप, किसको कहते हैं सामान्य तारा, किसको विशाल तारा, इसको हम बताएंगे आगे वीडियो में। ठीक है, जो सामान्य तारे होते हैं इसमें हाइड्रोजन जब जलता है तो जलने के बाद इसमें
ये लाल लाल दानव में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहीं लाल दानव जो होते हैं सफ़ेद बामन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सफ़ेद बामन होने कुछ देर पश्चात जब हाइड्रोजन इसमें का ख़त्म हो जाता है जलते जलते, तो ये काला बामन में परिवर्तित हो जाता है। तो सामान्य तारा का जीवन चक्र ये समझिए ऐसे रहता है। सबसे पहले लाल दानव, फिर सफ़ेद बामन, फिर काला बामन। जो विशाल तारे होते हैं, विशाल तारे, तो ये सबसे पहले ये हाइड्रोजन इसमें जलेगा, तो जलते जलते इसमें क्या बनेगा, विशाल लाल दानव बनेगा, विशाल लाल दानव। इसके बाद विशाल लाल दानव बनने के बाद बड़ा बनते 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 बहुत बड़ा बनेगा। इसके बाद तो कुछ एक समय होगा कि ये ब्लास्ट करेगा, कितना आखिर बड़ा होगा, तो कुछ समय बाद इसमें विस्फोट होता है, उसी को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। कुछ समय बाद इसमें विस्फोट होगा, उसको ही सुपरनोवा विस्फोट कहेंगे। तो इससे क्या होगा, जब ब्रह्मांड में समझिए कोई चीज़ विस्फोट करेगा, तो इससे तो जाहिर सी बात है कि धूल कण निकलेगा, एकदम जाहिर सी बात है कि धूल कण निकलेगा। तो ये जो धूल कण के निकले बादल, इसी को कहते हैं निहारिका। याद रखिएगा, ये हमेशा बात आगे से ही बताते आ रहे हैं कि महाविस्फोट के बाद जो धूल कण निकले इसको बादल बोलते हैं, इसी बादल को निहारिका कहते हैं। ठीक है, इस निहारिका से ही आगे चल के जो एक इसमें बड़ा सा कण होगा एक दूसरे को आकर्षित करेगा, बड़ा जो होगा जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा, जिसमें वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, आकर्षण के तत्पश्चात ये भी एक छोटा सा तारा बन जाएगा, तो इसी को कहते हैं अभिनव तारा। याद रखिएगा, अभिनव तारा का निर्माण जो होता है सामान्य तारा के बाद होता है, सॉरी विशाल तारा के बाद होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, विशाल तारे के बाद होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें समझिए, इसमें कि तो सारे धूल कण यहाँ से निकल गए, लेकिन इसके जो केंद्र होगा सेंटर में जो होते हैं न्यूट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो सेंटर में जब ये सुपरनोवा विस्फोट के बाद सेंटर तक बचा है, इसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं एकत्रित हो जाते हैं। तो जब न्यूट्रॉन एकत्रित होंगे तो और भी ये बड़ा होते चला जाएगा, ये बड़ा होने से बनता है न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, न्यूट्रॉन तारा। इसका एक उदाहरण है पल्सर। पल्सर जो है कैसा तारा है, नाम सुने होंगे पल्सर। पल्सर एक प्रकार के न्यूट्रॉन तारा है। न्यूट्रॉन तारे का निर्माण कैसे होता है ये भी समझ गए होंगे। आइए थ्योरी में देख लेते हैं इसको, यहाँ से तारे का जीवन चक्र। देखिए, तारा हो गया सामान्य तारा, विशाल तारा। सामान्य तारा बताएं आपको कि लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, हाइड्रोजन जलता है तो इसमें निकलने के कारण आकार बढ़ते 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 लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। लाल दानव जो होते हैं ये सफ़ेद बामन में, सफ़ेद बामन जो होते हैं काला बामन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद देखिए नोट में, ऐसे तारा जिनका आकार सूर्य के आकार के बराबर या छोटा हो उसे सामान्य तारा कहते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो रोके थे हम आप, ये जैसे सामान्य तारा कौन बनेगा, और मार्कर मेरी कहाँ है भाई, देखो सामान्य तारा कौन होगा और विशाल तारा कौन होगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक अपने भारत का ही चंद्रशेखर नामक इनको क्या कह सकते हैं, खगोलज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने बताया कि जैसे अभी जो वर्तमान में सूरज है, सूरज के द्रव्यमान के अगर 1.44 गुना जिनका द्रव्यमान होगा या इससे अधिक होगा, तो वो तारे जो होंगे विशाल तारे में कन्वर्ट होंगे। इतना होगा, इससे कम होगा तो उसको कहते हैं सामान्य तारा। ठीक है, सामान्य तारा और विशाल तारा में यही अंतर है, आप याद रखिएगा, 1.44 गुना। इसी को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है कि चंद्रशेखर सीमा में मतलब किसे कहा जाता है। तो कोई भी तारा जो होते हैं, सामान्य तारा कौन सा होंगे, विशाल तारा कौन सा होंगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सूरज है, सूरज के द्रव्यमान के अगर 1.44 गुना जिसका द्रव्यमान होगा या उससे अधिक होगा उसको विशाल तारा बोलेंगे, और उससे जैसा कम होगा तो उसको सामान्य तारा बोलेंगे। थ्योरी में आप लिख दीजिएगा कि न्यूट्रॉन तारा किसको कहते हैं। अभी हम आपको बताएं, न्यूट्रॉन तारा जो होते हैं वो जैसे आपका सुपरनोवा विस्फोट हुआ था तो उसके केंद्र पर न्यूट्रॉन जो होते गए एकत्रित होते गए। ठीक है, एकत्रित होने के कारण ये एक प्रकार तारे के रूप, कुछ देर बाद ऐसा होता गया तो कुछ समय बाद ये तारे में कन्वर्ट हो गए, इसी को बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा। पल्सर इसका उदाहरण है, पल्सर एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है। ठीक है, अब चलिए आगे समझने वाले हैं कि ब्लैक होल होते क्या है। ब्लैक होल मतलब कृष्ण विवर। समझिए कि ब्लैक होल क्या है, कैसे बनता है। तो ब्लैक होल एक प्रकार का आकाशीय पिंड है आपका। ब्लैक होल क्या है, एक प्रकार का, यह एक प्रकार का आकाशीय पिंड है। इसमें गुरुत्वाकर्षण जो होता है सर्वाधिक होता है और घनत्व भी सर्वाधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण इसमें इतना अधिक होता है कि यहाँ प्रकाश को भी लौटने नहीं देता है, इसीलिए ये काला दिखता है। आप पढ़े होंगे 10th में कि कोई भी चीज़ काली क्यों दिखती है, क्योंकि वो सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं। ये सारे प्रकाश को अवशोषित कर ले रहा है, इसी वजह से यहाँ काला दिख रहा है। ठीक है, ये बना कैसे, इसके बारे में समझते हैं कि सबसे पहले जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो केंद्र पर भारी पदार्थ एकत्रित होने गए। जैसे सुपरनोवा विस्फोट जब हुआ था, ये मार्कर ले रहे हैं, ये वाले सुपरनोवा विस्फोट होने के कारण, जैसे ये केंद्र था, सुपरनोवा जब विस्फोट हुआ तो एक तरफ तो निहारिका बना, धूल कण के बादल बने, दूसरी तरफ केंद्र पर जो भारी पदार्थ इधर आकर्षित होने लगे केंद्र पर, जिसके कारण इसका घनत्व और ग्रेविटी बढ़ते गया, जिसके कारण इसका घनत्व और ग्रेविटी जो था ये क्या होते गया, बढ़ते गया। यहीं आगे चल के ब्लैक होल का रूप ले लिया। ब्लैक होल का कहा जाता है कि ब्लैक होल का घनत्व इतना अधिक होता है कि इसको एक चम्मच निकाल कर पृथ्वी पर मार दिया जाए तो पृथ्वी का छेद हो जाएगा इस पार से उस पार। ठीक है, तो आपको ब्लैक होल समझ में आ गया होगा। इतना ही पूछेगा ब्लैक होल से क्वेश्चन, पूछ देता है किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, तो ब्लैक होल का, याद रखिएगा। और समझिए कि व्हाइट होल होता क्या है। तो जैसे ब्लैक होल है, इसके अपोजिट को हम व्हाइट होल कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ये ब्लैक होल है, तो यहाँ तो इसमें प्रकाश एंट्री की, यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश का एंट्री हुआ,
तो व्हाइट होल एक प्रकार की परिकल्पना है। जैसे मान लीजिए ये ब्लैक दिखता था तो इसको ब्लैक होल कह दिया गया, और यहाँ पर मान लीजिए ये कैसा है, ब्लैक है, ये ब्लैक होल है, ये व्हाइट दिख रहा है, इसको व्हाइट होल बोल दिया गया। ये एक प्रकार की, आप समझिए कि ये एक प्रकार की क्या है, परिकल्पना है। भाई मार्कर क्यों नहीं चल रहा है मेरा भाई? वो मार्कर चल रहा था, वो व्हाइट चल रहा था, इस वजह से पता नहीं चल रहा था। ठीक है, तो समझिए कि व्हाइट होल होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझे कि ये ब्लैक होल था, तो यहाँ से प्रकाश जो हुआ इंटर हुआ, तो इंटर होने के बाद जब प्रकाश निकलेगा, तो जब प्रकाश निकला तो ये व्हाइट रंग का दिखा। ये यहाँ से ब्लैक होल इसको इसलिए बोला गया कि ये इंटर पॉइंट था, मतलब इसको यहाँ से प्रकाश यहाँ गई तो सारे प्रकाश को अवशोषित कर लिया, तो इसको हम कहते हैं ब्लैक होल, इसी वजह से काला दिखता है। ये आपका है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है सारा प्रकाश, इसीलिए ये वाइट दिख रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं व्हाइट होल। तो व्हाइट होल एक प्रकार की समझिए एक परिकल्पना है, कल्पना किया गया है कि वहाँ से प्रकाश एग्जिट होता होगा, इसीलिए वो व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद समझिए वर्म होल क्या है। तो अंतरिक्ष में दो प्रकार के दो बिंदुओं को, जिसे बीच दो टनल को मिलाने वाले सबसे न्यूनतम रास्ता को ही वर्म होल कहते हैं। वर्म होल, इसको ये सब याद रखिएगा, बड़े बीपीएससी ये सब एग्जाम में पूछ सकता है ये सब क्वेश्चन। इस समय कंपटीशन तो काफ़ी हाई होते जा रहा है, तो कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है, एक ऐसा पढ़िए कि आपको हमेशा किसी भी एग्जाम में काम कर सके। और भी बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, सारे चीज़ को समझते हैं। एक पूछता है कि इवेंट होराइजन क्या है। इवेंट होराइजन क्या है? इवेंट होराइजन क्या है? तो अभी हम आपको बताएं, जैसे ये ब्लैक होल हुआ, ब्लैक होल में जैसे प्रकाश जहाँ, ये तो इसमें इंटर कर रहा होगा, प्रकाश चारों तरफ से इंटर कर रहा होगा, तो इस ब्लैक होल के जो ये बाहर वाला चारों परत है चारों तरफ का, इसी परत को इवेंट होराइजन कहा जाता है। जैसे ब्लैक होल में जहाँ से प्रकाश इंटर करता है चारों तरफ से, उसी को कहा जाता है इवेंट होराइजन, याद रखिएगा। कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, कभी पूछ सकता है एग्जाम में। इसके बाद आइए गैलेक्सी के बारे में समझते हैं, मतलब आकाशगंगा के बारे में समझते हैं। ठीक है, आकाशगंगा जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। पहला स्पाइरल, दूसरा का बेयर्ड स्पाइरल, तीसरा दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, और चौथा अनियमित। अनियमित मतलब समझिए उसका कोई आकार नहीं है। तो इसमें आप एग्जांपल में याद रखिएगा कि जो स्पाइरल होती हैं, वीरफॉल जो आकाशगंगा है ये स्पाइरल होती हैं। हमारी जो मिल्की है, मिल्की आकाशगंगा, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, इसको दुग्ध मेखला भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारी दुग्ध मेखला है, दुग्ध मेखला, ये है बेयर्ड स्पाइरल। पहले स्पाइरल थी, लेकिन अब याद रखिएगा ये बेयर्ड स्पाइरल हो गई है। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा बेयर्ड स्पाइरल तो स्पाइरल को मार सकते हैं। ठीक है, जो एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा, वो दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा है। और याद रखिएगा LMC, SMC, ये सब अनियमित आकाशगंगा है। ठीक है, आकाशगंगा समझ गए। आकाशगंगा तो आप समझते ही होंगे, जैसे तारों के, असंख्य तारों का समूह होता है आकाशगंगा, इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में तारे होते हैं। ठीक है, आकाशगंगा में काफ़ी अधिक मात्रा में तारे होते हैं। अब असंख्य मात्रा में क्या होते हैं? तारे होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। इसमें कुछ नियमित पैटर्न बने होते हैं, जैसे कुछ पैटर्न ऐसे बन जाएंगे, ऐसे, तो उसको तारामंडल कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तारामंडल और आकाशगंगा में अंतर क्या है। तारामंडल आगे इसको बताएंगे अच्छे से। ठीक है।